दिन बुधवार। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पॉडकास्ट में आज बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर मचे घमासान से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के पूरे हुए 9 सालों की। 10 दिनों की अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और RSS पर साधा निशाना। We have a group of people who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं। नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में 9 साल पूरे, सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां? चुनौतियां आगे कई हैं। 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहा है उसको जीतना। जो ऑपोजिशन है वो एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह से दिख रही है, खासतौर से जब से कर्नाटक में चुनाव हारी है बीजेपी। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन इन सबसे पहले देश और दुनिया का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड भारत के 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रचंड की अगवानी एयरपोर्ट पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की है। प्रचंड अपने दौरे के पहले दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार शाम 7 बजे नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में प्रचंड के स्वागत में रात्रि भोज का आयोजन है। कल दिन में 11 बजे प्रचंड की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। कल शाम में प्रचंड की मुलाकात भारत के कारोबारियों से भी होगी और शुक्रवार को प्रचंड इंदौर जाएंगे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। शनिवार को दौरा खत्म करते हुए वो काठमांडू वापस जाएंगे। यूक्रेन की सीमा से सटे रूस के बेलग्राड के गवर्नर ने सीमा पर बढ़ते हमलों के कारण 300 बच्चों को निकालने की घोषणा की है। गवर्नर ने कहा कि इन बच्चों को 2 जिलों से निकालकर लगभग 250 किलोमीटर दूर वोरोनिश शहर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन की ओर से जारी भारी गोलाबारी और सशस्त्र घुसपैठ के बाद सीमा के पास हालात बिगड़ते जा रहे थे। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव कह रहे थे कि हम इस स्थिति के बारे में चिंतित हैं। वहां नागरिकों की सुविधाओं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों पर गोलाबारी जारी है। वैसे हमने पश्चिम के किसी भी देश से निंदा का एक भी शब्द नहीं सुना है। वहां की स्थिति काफी खतरनाक है और हम इससे निपटने के लिए उपाय कर रहे हैं। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के शब्द। यूनाइटेड अरब अमीरात पश्चिम एशिया में अमेरिकी अगुवाई वाले मैरीटाइम सिक्योरिटी गठबंधन से अलग हो गया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि अपने रक्षा संबंधों का मूल्यांकन करने के बाद 2 महीने पहले ही UAE ने ये फैसला लिया है। सरकारी न्यूज़ में छपे विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक अपने सभी साक्षीदारों के साथ प्रभावी रक्षा सहयोग के मूल्यांकन के तहत 2 महीने पहले संयुक्त मैरीटाइम फोर्सेस से UAE अलग हो गया। हालांकि UAE के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका और UAE के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर आई रिपोर्टों में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने को खारिज किया है और अपनी ओर से सफाई दी है। अपनी सफाई में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इलाकाई सुरक्षा और स्थिरता के एक जैसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए UAE शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि एक हादसे की वजह से उसकी अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट स्थापित करने की कोशिश नाकाम हो गई है। ये सैटेलाइट समंदर में क्रैश हो गया था। उत्तर कोरिया के रॉकेट लॉन्च की वजह से जापान को ओकिनावा द्वीप के निवासियों को चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। हालांकि जापान ने बाद में कहा कि उसके क्षेत्र को नुकसान का खतरा नहीं है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वो 11 जून से पहले सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। इस कोशिश के नाकाम होने के बाद उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो जल्द ही सैटेलाइट लॉन्च करने का दूसरा प्रयास करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवियों की पूजा की अनुमति देने वाली याचिका बनारस के स्थानीय कोर्ट में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अनुरोध किया था कि बनारस के स्थानीय कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का काम देखती है। पिछले साल 12 सितंबर को बनारस जिला अदालत ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवियों की पूजा की अनुमति देने वाली याचिका की सुनवाई न करने की अपील की थी। और 12 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में बनारस की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया था। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but दरअसल ये आवाज़ आप पहचान गए होंगे। ये आवाज़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भगवान के साथ बैठाएंगे तो वो भगवान को समझाने लगेंगे कि ये ब्रह्मांड चलता कैसे है और भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बना दिया। ये बातें सुनने में मज़ेदार लग रही होंगी, लेकिन असल में यही सब चल रहा है। तो मोहन, राहुल गांधी 10 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। वो कल यानी मंगलवार को यहाँ पहुंचे थे और आज एक तरह से कहें तो उनकी यात्रा का पहला दिन है। तय शेड्यूल के अनुसार आज उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उनका ये संबोधन करीब 54 मिनट 21 सेकंड का था। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर देश की मौजूदा राजनीति और खासकर प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, बीजेपी पर बात की। एक तरह से कहें तो निशाना साधा। और उनके एक संबोधन का हिस्सा तो हमने अभी शुरुआत में आपको सुना दिया। अब एक और हिस्सा आपको सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में कुछ लोगों का एक ऐसा गुट है जिसे लगता है कि वो हर चीज जानते हैं। we have a group of people who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। ये वैज्ञानिकों को विज्ञान समझा सकते हैं, इतिहासकारों को इतिहास समझा सकते हैं, सेना को हथियारों के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन दरअसल वो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी नहीं समझ सकते अगर आप सुनने को तैयार ना हो। मैंने भारत जोड़ो यात्रा से जो सबक सबसे ज़्यादा सीखा वो ये है कि आप हर एक से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मोहन, अब राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी के नेता भड़के हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं। अनुराग ठाकुर की आवाज़ आप सुन रहे थे। प्रेरणा, कुछ महीने पहले राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर भारत में काफ़ी बवाल मचा था और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया था कि वो विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया था। और उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद थे मोहन। अब वे सांसद नहीं हैं क्योंकि आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये मामला बहुत उछला था और संसद में बायकॉट के सत्र चले थे। लेकिन एक सवाल जो बीजेपी की ओर से बार बार उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, ये समझने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा से संपर्क साधा। देखिए, अगर ये बात वाकई विपक्ष कर रही होती तो सामान्य होता है इस देश में, क्योंकि आपत्ति जो है वो सत्ता पक्ष कर रही है। अब ये अगर देखें पिछले 9 सालों की परंपरा परिपाटी
जिसकी शुरुआत, जिसका नींव जो है स्वयं प्रधानमंत्री ने रखा। और वो विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ इस देश में, पहले लोगों को शर्म आती थी ये बताते हुए कि वो हिंदुस्तानी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय को इस बात पे अफसोस होता हो कि वो भारतीय हो। हमेशा भारतीय जो है वो गर्व करता रहा अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे, अपने देश की उपलब्धियों पे। और ये परंपरा जो है विदेशों में जाकर के अपने विरोधियों की, राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करना, उनका माखौल उड़ाना, इसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री ने करी है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक उदाहरण पहले का ही है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सवाल के दौरान जो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया था, उस पर विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया और संसद की कार्रवाई ठप हुई। बहुत दिन तक इस पे तनाव चला और रोज सदन स्थगित होता रहा। मैं आपके श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल जो संसद ठप हुआ था वो उस मुद्दे पे नहीं हुआ था। मुद्दे को तो बहाना बनाया था प्रधानमंत्री। वो उस समय अडानी की बात चल रही थी। हाँ, मुद्दा अडानी का था और प्रधानमंत्री जी छुपने की जगह खोज रहे थे। और उन्होंने, आप ये देखिए कि अवरुद्ध कौन कर रहा था संसद को? विपक्ष नहीं कर रहा था, खुद काबीना मंत्री कर रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे। और वो माफी मांग रहे थे लोकसभा के सदस्य राहुल जी से, कहा राज्यसभा में। तो ये भी जो है अनोखी बात है। तो कहीं ना कहीं जो है उन सारा प्रपंच खुल करके सामने आ गया कि मुद्दा था अडानी के ऊपर, उनको अपनी जेब मिटानी थी, उन सवालों से बचना था। लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि गाहे बगाहे ऐसे मुद्दे जो है आप सत्ता पक्ष को दे देते हैं? वो शायद इस वजह से लगता है कि जो मीडिया का एक धड़ा है जो कि सरकार के साथ खड़ा हो जाता है जब भी सरकार विपक्ष के ऊपर हमला करती है। लेकिन वो जो दिखता है वो काफी सतही है, सिर्फ सतही मैं कहूंगा अब 9 सालों के बाद। क्योंकि अब जो है वो चुनाव के परिणामों में भी दिखने लगे हैं कि जनता समझती है कि जो मुद्दे सरकार बना रही है वास्तविक मुद्दे वो नहीं है। मुद्दे वही हैं जो विपक्ष उठा रही है, वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, बड़े बड़े पूंजियों को फायदा पहुंचाने की सरकार की नीति हो। सरकार जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सरकार हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की पुरानी बातों की बात करके लोगों को भटकाने की कोशिश करती है। टेलीविजन का एक वर्ग दिखा रहा होता है, कुछ लोग समाचार पत्रों में इसको दिखा रहे होते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो बहुत एक छोटे स्तर का होता है। जो जमीन पर है वो बड़ा है, वो बहुत गंभीर है। और उस जिसका प्रमाण आपको दिखेगा 2024 के चुनाव में या अभी होने वाले चुनाव में भी, राज्यों के चुनाव में भी। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा। जी मोहन, राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से की बात अभी हमने कर ली, वो हिस्सा जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, अपनी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में देश में मुसलमानों, दलितों पर हो रहे हमलों का भी जिक्र किया है। और जिस प्रकरण को लेकर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है वो प्रकरण सिख दंगों से जुड़ा हुआ है। 1984 का ये मामला है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनकी प्रतिक्रिया हम बाद में आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ये सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या बोले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो। तो ये नफरत की दुकान का जो जिक्र कर, नफरत में मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया राहुल गांधी ने और अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। लेकिन ये जो मामला है ना ये काफ़ी गर्म हो गया और इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय हैं उन्होंने ट्वीट किया और एक प्रश्न पूछा कि 1984 में कांग्रेस ने ऐसी ही नफरत की आग लगाई थी जो कि अब तक नहीं बुझी। और इसमें आप ये जो ऑडियो है इसमें आप सुन रहे होंगे कुछ लोग खालिस्तान समर्थन का नारा भी लगा रहे हैं। जी मोहन, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो बीजेपी आक्रामक है ही, जो बातें उन्होंने राहुल गांधी ने वहाँ कही, इसके साथ ही सिख दंगों को लेकर भी जो है आलोचना हो रही है राहुल गांधी की। ब्रिटेन दौरे के बाद जिस तरह से सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को घेरा, उनके भाषण पर सवाल उठाए, वैसा ही इस बार भी हो रहा है। अभी तो ये यात्रा का पहला दिन है, 9 दिन बाकी है। बहुत सारी जगहों पर राहुल गांधी के कार्यक्रम होंगे, तमाम लोगों से उनका संवाद होगा। ऐसे में कुछ बातें और जो कहेंगे वो आने वाले टाइम में फिर से खबरों में जरूर रहेंगी। तो ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे, अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते।
तो कार्यक्रम में हम आपको आगे सुनवाने वाले हैं कि केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल अपने पूरे कर लिए हैं और 9 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अजमेर में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया था। ये आवाज़ अजमेर से आ रही थी। कैसे रहे उनके 9 साल, आगे हम आपको विश्लेषण से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मोहन जी, हमेशा की तरह श्रोताओं के कमेंट्स लेना ज़रूरी है और मेरी नज़र जो है वो यूट्यूब पर है। आपका हमेशा की तरह फेसबुक खुला हुआ है जी। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सुरेंद्र सिंह है, लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। नवनीत मिश्रा कहते हैं कि कितना तर्कपूर्ण है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरान भारत का अपमान करते हैं। वहीं तनु कुमारी हैं, उनकी भी टिप्पणी है। और शिव कुमार शर्मा है, वो लिखते हैं कि अपने विचारों में अभी भी परिपक्वता नहीं ला पा रहे हैं राहुल गांधी। और शुभा स्वामी है, लिखते हैं कि पीएम क्यों नहीं मीडिया से बात करते, वो अपनी बात अपने डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं बताते। इंतज़ार अंजुम है, ये लिख रहे हैं कि मोदी की आलोचना गोया सरकार की आलोचना। रजनीकांत शुक्ला है कि समझ में नहीं आता कि पहले के प्रधानमंत्री के दौरों में मीडिया के पत्रकारों का दल जाया करता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये सब बंद हो गया है। और एक टिप्पणी ये है, राकेश दुबे की टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल को घेर रही है, परंतु राहुल परिपक्व नेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दो विरोधाभासी टिप्पणी हैं। एक कह रहे हैं कि परिपक्व नेता है और एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है। मोहम्मद अमीरुद्दीन लिख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए मोदी ही देश है और देश ही मोदी। मोदी का अपमान देश का अपमान है, जो मोदी जी का विरोध करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा शैलेंद्र सुमन की एक टिप्पणी है कि यदि 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ज़रूर श्रीलंका जैसा बदहाली भारत में होने वाली है। तो बहुत सारी हमने टिप्पणियाँ पढ़ ली। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। मोहन, अब जैसे कि आपने बताया कि हम कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि थोड़ी चर्चा पहलवान, उनकी आंदोलन और बृजभूषण शरण सिंह की हो जाए। क्या कुछ अपडेट रहा है इस मामले में आज पूरे दिन? तो इस मामले में 2 बड़े अपडेट हैं। जैसा कि हम कल जानते हैं, हम कहानी वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जब पहलवानों ने कहा था कि वो अपने जो मेडल हैं वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदला और उसके बाद कहा कि वो अपने मेडल जो टिकैत हैं नेता कांग्रेस नरेश टिकैत हैं उनको सौंप देंगे और सरकार को 5 दिन का समय दिया और कहा कि आप इस पे काम करिए। तो 2 बड़े अपडेट हैं। एक अपडेट तो ये कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात आज रखी और दूसरा अपडेट ये है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी। तो पहले सुन लेते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। गंगा में मेडल बांधने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ना। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। तो ये बृजभूषण शरण सिंह की आवाज़ आप सुन रहे थे, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद भी हैं। मोहन, आज समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ खबर दी थी। आज जो है ना कई खबरें जो है वो चलती रहीं, जिसमें से एक खबर ये चली कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया और कहा कि कई मीडिया चैनल चला रहे हैं कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले दर्ज थे उसमें दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है और अंतिम रिपोर्ट अभी संबंधित कोर्ट में जमा होनी बाकी है। ट्वीट में जो दिल्ली पुलिस ने किया वो ये कहा कि हम ये साफ करते हैं कि ये खबर गलत है और इस संवेदनशील मामले में जांच जारी है। लेकिन कुछ ही समय बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो दरअसल एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई थी। तो वहीं पर जाने माने बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जी मोहन, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि पहलवान अपना मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं, उन्हें मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था,
कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे ये विजेंद्र सिंह की है, जो कि जाने माने बॉक्सर हैं, एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर का जिक्र करना ज़रूरी है, जो कि खेल मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर आज एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहरा दिया। यानी कि वो बातें जो पहले कहते रहे हैं वही बातें आज भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि रेसलिंग के क्षेत्र में कुछ खिलाड़ियों की मांग पर जांच कमेटी की घोषणा हुई। कमेटी में उनके कहने पर 2 लोगों को शामिल किया गया और जिन पर आरोप हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और जो भी कहा गया, उन्होंने कहा, रेसलर्स ने हमसे जो भी कहा हमने उनकी बातें सुनी, अब जांच के बाद ही उचित कार्रवाई होगी। जांच होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो करना ही होगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी को नुकसान हो। तो कुल मिलाकर जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने सरकार की ओर से और खेल मंत्री के तौर पर जो उनका स्टैंड है वो वही है जो पहले हुआ करता था। अनुराग ठाकुर के साथ ही मैं स्मृति ईरानी का जिक्र करना चाहूंगी मोहन जी, क्योंकि उन्होंने एक कल टीवी कार्यक्रम में एक टिप्पणी की थी और मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि बबीता फोगाट जो हैं वो धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि वह तो प्रदर्शनकारी पहलवान के परिवार के सदस्य हैं। बबीता फोगाट की बहन विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल है मोहन जी, जो पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है वो अभी भी, हालांकि खबर अभी भी वहीं पर है, लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हर दिन एक नई जो चीज़ आ जाती है वो बढ़ती जा रही है। जी, तो अब आगे बढ़ें और दूसरे पड़ाव की और तीसरा पड़ाव कह देना ज़्यादा बेहतर होगा इसे, और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के 9 साल। तो आज प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में थे और उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम वहाँ रखा हुआ था। उनकी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उन्होंने पहले की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। तो नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पर सभा की और जो बातें कहीं, मुख्य रूप से उन्होंने अपनी सरकार के बारे में बताया कि उन्होंने पिछले 9 सालों में कौन कौन से काम किए हैं। और जिस दिन से सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उस दिन से भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है, जिसमें कि उसकी जो मूल योजना है वो ये है कि पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बताना। अपने मंत्रियों को ब्रीफ किया गया है कि ताकि वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। और इसी के तहत राजस्थान राज्य में, राजस्थान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं, तो राजस्थान से इसकी शुरुआत की। आज वो पुष्कर गए, पुष्कर में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद एजेंडा ये है कि अपने जन जन तक, कार्यकर्ताओं तक वो पहुंच पाए, उपलब्धियां गिना पाए। मोहन, 30 मई 2019 को ही नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब इस सरकार को कुल 9 साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे 9 साल हो गए हैं और वो किसी गैर कांग्रेसी पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले
पहले शख्स बन गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के प्रशंसकों के मुताबिक पिछले 9 सालों में उनकी सरकार की जो खास कामयाबियां रहीं, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें से कि एक योजना है जन धन योजना, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही प्रचारित योजनाएं हैं और इनको सरकार ने काफ़ी समर्थन दिया। जी, वहीं जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से भी इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है। हर इलेक्शन कैंपेन में आप देखते होंगे कि इसकी चर्चा होती ही है। तो ये भी एक ज़रूरी, कहते हैं कि खास कामयाबियों में गिनाई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास पर ध्यान दिया है, सरकार का कहना है। और जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वो ये कहती है कि विदेश नीति के कारण भारत का दुनिया भर में कद बढ़ा है और इसे उनके आलोचक भी मानते हैं। कहाँ नाकाम मानी जा रही है मोदी सरकार। तो अब ये भी एक सवाल है, ये हमने उपलब्धियों की बात कर ली, अब नाकामियों की बात करते हैं जी। तो सबसे पहले जिक्र आता है आर्थिक सुधार का। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियां सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने में सफल नहीं रही। वो दावा करते हैं कि नौकरियां बढ़ने की जगह बेरोजगारी बढ़ रही है और आय वितरण में खाई गहरी होती जा रही है। दूसरी जो योजना है, जिसको कि नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं कि भाई जब नोटबंदी लागू हुई तो जिस लिए लागू की गई थी वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। किसान की नीतियां, किसान आंदोलन चला और सरकार को आखिरकार ये आंदोलन, मतलब जो उनकी मांगे थी, विधेयक जो अध्यादेश आया था उसको वापस लेना पड़ा। इसके अलावा धार्मिक मुद्दे तो हैं ही हैं। और अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, ऐसे भी दावे किए जाते हैं। तो धार्मिक मुद्दों की बात हो गई, किसानों से जुड़ी नीतियां, ये तमाम नाकामियों का जिक्र हो गया। विशेषज्ञ कहते हैं, मोदी जी कह रही हूँ मैं आपको, विशेषज्ञ कहते हैं मोहन जी कि 2024 का आम चुनाव जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके साथ ही उनके सामने और भी कई अहम चुनौतियां हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं आगे आने वाले 2024 के चुनाव में, बताया बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने। 2019 में जब ये 30 मई को सत्ता में आए थे तो अब से 4 साल हुए और उसके पहले 5 साल उन्होंने गुजारे थे। चुनौतियां आगे कई हैं। 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहा है उसको जीतना, जो ऑपोजिशन है वो एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह से दिख रही है। ख़ास तौर से जब से कर्नाटक में चुनाव हारी है बीजेपी। बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, उस पर काबू कैसे पाएंगे। किसानों का एक बड़ा मसला चला रहा है जिसमें वो उनकी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं कहेंगे, इनके मुद्दों से जूझना ये कामयाब नहीं रहे हैं, तो किसान बेहाल हैं। फॉरेन पॉलिसी में अगर आप लें, ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से ये कहते आ रहे हैं कि इनके सपोर्टर्स कहते आ रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। विश्व गुरु अभी बने नहीं है, क्योंकि अगर विश्व गुरु बन जाएं आप, सिक्योरिटी काउंसिल है उसके आप परमानेंट मेंबर बन जाएंगे अगर आप ऐसा होगा तो। अभी समिट हुई थी ना, G7 के आप मेंबर बन सकते हैं, G8 बन सकता है, तब इंडिया को मान सकते हैं लोग कि हाँ विश्व गुरु बन गए। फॉरेन पॉलिसी इनकी थोड़ी सी अग्रेसिव रही है। कैसे ये उन बड़े बड़े महाज पे और प्लेटफॉर्म पे भारत की कुर्सी भी रहे, ये एक उनके लिए चुनौती है, जिसके लिए काम तो किया है मोदी सरकार ने, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है, ये देखना पड़ेगा। चीन के मामले में कैसे निपटा जा सके। महंगाई तो जाहिर है अभी इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा काबू अभी हुआ है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और पिछले कुछ सालों में तो बहुत महंगाई बढ़ी है। इस तरह बेरोज़गारी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत बेरोज़गारी बढ़ी है कोविड के बाद, जिसमें सरकार कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। आत्मनिर्भरता का जहाँ तक सवाल है, ये एक बहुत ही सीरियस कैंपेन है। इसमें मोदी सरकार का एक कमिटमेंट दिखता है और इसीलिए जैसे कि मैं कह रहा था कि कई स्कीम्स लागू की हैं। आत्मनिर्भर होना इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता है, उसमें कुछ साल लगते हैं, 10 साल 12 साल लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सही सिमत में ये भारत सरकार ने कदम रखा हुआ है। तो मोहन, ये आवाज़ थी बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की, जो विश्लेषण कर रहे थे कि 2024 के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होंगी। और अब जाते जाते अगर मैं खेल की खबरों का जिक्र कर दूं मोहन जी, तो आज थाईलैंड ओपन में बड़ा उलटफेर किया है 23 साल के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने। चीन के दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी शी यूकी को हराकर पुरुष सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह उन्होंने बना ली है। अश्मिता चाहला और साइना नेहवाल ने भी महिला सिंगल्स में अपने पहले दौर का मुकाबला
जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। और यहाँ पर कुछ बातें आपसे कहनी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी बात यह है कि बीबीसी हिंदी का एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें कि आज 3rd एपिसोड बिरसा मुंडा पर जारी हुआ है सवेरे 11 बजे। और इस सीरीज का नाम क्या है बता दें? छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। इसका वीडियो भी आता है और इसकी ऑनलाइन कॉपी भी आती है, और साथ में पॉडकास्ट पेज पर ये उपलब्ध होता है। ध्यान रखिए, हर बुधवार को ये सीरीज हम आपके लिए लाते हैं, तो इसे सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए जानकारी इसमें काफी कुछ होगी। तो इस वादे के साथ हम विदा ले रहे हैं कि कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, और कल हम जिक्र करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का। तब तक विदा। नमस्कार।